के फॉर्म में। मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देखे तो पहले एक चीज समझो, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में सीखा क्या कि एक्ससीएम, जैसे मान चलो एग्जांपल ये एक्ससीएम है, वाईसीएम भी ले सकते हैं, जेडसीएम भी ले सकते हैं। एक्ससीएम की वैल्यू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इस तरीके से थी। इसमें आप एक कॉमन चीज एनालिसिस करो तो आपको इंटीग्रेशन वाली टर्म बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखो हमने एक्ससीएम निकाले यानी एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, यानी किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास के एक्स एक्सिस के अलाउंग में कितने, भाई एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसमें फिक्स क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। और चेंज क्या हो रहा है मास, तो एक चीज देखो इंटीग्रेशन में फिक्स क्या है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भाई वैल्यू क्या कर रहे हैं मास, तो इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएम, ठीक है। यानी आपका जो डीएम है इसको बोलते हैं छोटू मास, ठीक है, या डिफरेंशियल मास। ये कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स डीएम, नीचे क्या है m1 प्लस m2 टोटल मास, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है टोटल निकालना, तो इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या है टोटल मास। इसी तरह से यानी एक्ससीएम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्सडीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। इस तरह से वाईसीएम इंटीग्रेशन वाईडीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ऐसी जेडसीएम में निकालेंगे तो इंटीग्रेशन जेडडीएम अपॉन इंटीग्रेशन और डीएम। अब आगे बढ़े बेटा, चलो हाँ बेटा अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या सीखा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन चेक करना है इसमें कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या जिसको आप स्पीड बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसे आप वेलोसिटी बोलते हो। हम इसमें क्या बोलेंगे, बेसिकली क्या है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, भाई पोजीशन ही तो सेंटर ऑफ मास, किसी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ही तो निकालते हैं। तो आरसीएम क्या है, बेसिकली पोजीशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वीसीएम, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मेरे बेटे वीसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ आरसीएम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आरसीएम की वैल्यू थी m1 r1 प्लस m2 r2 पर m प्लस m2। इसी तरह से अगर हम इसमें देखेंगे तो m1 r1 प्लस m2 r2 पर m1 प्लस m2 अगर देखें तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dr बाई dt का मीनिंग क्या हो जाएगा, भाई मास तो कांस्टेंट, dr बाई dt का मीनिंग क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो हमें क्या मिलेगा, वीसीएम इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई क्या, आगे बढ़े। यानी ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो है ये हमें इस तरह से मिल गया। अब बात आती है कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे, तो आगे समझो। ये m1 v1 प्लस m2 v2 पर m प्लस m2, हम ये जानते हैं कि m इंटू v के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं p1 प्लस p2, यानी पहले मास का लीनियर मोमेंटम, दूसरे मास का लीनियर मोमेंटम, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है किसी सिस्टम के, अपॉन m1 प्लस m2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p नेट अपॉन m नेट, यानी नेट लीनियर मोमेंटम अपॉन नेट मास। ये तो था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब काम की बात क्या है, काम की बात हमें इसमें समझ में आनी चाहिए। हम ये जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एफ एक्सटर्नल क्या होता है। एफ एक्सटर्नल का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो का मतलब मेरे बेटे क्या होगा कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या, मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास तो पहले से कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यानी मोमेंटम कांस्टेंट का मीनिंग क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मींस व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इससे हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा मेरे बेटे, किसी पार्टिकल पे लगने के बाद एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट जिस कॉन्सेप्ट का है वो आगे तो समझना, एक सेकंड इस बात को समझिएगा। जैसे मान के चलो अगर एक बोट है जो कि पानी में है, जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी स्टार्टिंग में जीरो है, उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जीरो है, बोट रेस्ट में, तो बाद में भी बोट रेस्ट में ही रहेगी। अरे भाई अब मान के चलो इसका एग्जांपल कैसे, थोड़ी देर में इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मान के चलो एक बोट है, एक बोट पानी में, बोट पहले रेस्ट में थी, दो आदमी थे जो कि दोनों एंडों पे खड़े हुए थे, आराम से खड़े थे, कोई बुराई नहीं थी उसमें, ठीक है। बोट रेस्ट में थी, कुछ बोट का मास दिया हुआ है। तो अभी जब चूंकि बोट रेस्ट में, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो भी उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो उसकी वेलोसिटी सेंटर मास कांस्टेंट रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है इसमें, इट मींस वेलोसिटी इनिशियली अगर जीरो है तो बाद में वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, जीरो। अब एक चीज समझें, अगर वेलोसिटी मेरे पास जीरो होनी चाहिए, यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो वेलोसिटी सेंटर मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब वेलोसिटी जीरो रखने के लिए अब मान के चलो पार्टिकल चलने लगे, तो पार्टिकल चलने लगे तो बोट क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। वेलोसिटी सेंटर मास अगर मेरे को भाई सेम रखनी है तो डिस्प्लेसमेंट बोट को करना पड़ेगा। अगर पोजीशन सेंटर मास, वेलोसिटी सेंटर मास अगर जीरो रखना है तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, मान के चलो दो पार्टिकल थे मेरे पास अभी स्टार्टिंग में, अगर रेस्ट में थे,
ठीक है। अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में, बाद में मान के चलो स्टार्टिंग में अगर रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी वेलोसिटी सेंटर मास 0, तो बाद में भी कैसी रहनी चाहिए 0। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट से उसको देखते हैं। अभी हेडिंग इसमें देखें तो वो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या हो जाएगा मेरे बेटे, जैसे हमने इसमें क्या सीखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास देखें तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किस चीज का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे वेलोसिटी सेंटर मास क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो फाइनल जो स्टेटमेंट हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मिलेगा मेरे बेटे, वो क्या मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अरे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यानी ए वेक्टर इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत ध्यान से अगर इसमें देखें ma का मीनिंग क्या होता है मेरे बेटे, f इक्वल्स टू m यानी f नेट यानी फोर्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मेरे बेटे कि f नेट अपॉन m नेट। इसमें कोई डाउट, ये मेरे को मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई एक ही समझे, अगर एफ नेट 0 होगा, किसी पार्टी को लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 होगा, एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन कितना होगा सेंटर मास का 0। तो हमने अभी तक क्या सीखा, अगर एफ नेट 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी सेंटर मास कांस्टेंट रहेगी। और अगर मेरे पास एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन सेंटर मास भी क्या आएगा 0। अगर 0 नहीं है तो फॉर्मूला ये रहा मेरे पास। आगे बढ़े बेटा, अगला जो कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट अभी देखो, इसमें वेल नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास देगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास देगा। आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वाला जो बोर्ड का न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन ये कहता है, एक मेरे पास पानी में बोट है, इसको आप ऐसे समझो, मैंने वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए मैंने इसको पहले ही प्लॉट कर दिया है। देखो समझो क्या बोला मैंने, एक बोट है, उस बोट की जो लंबाई है, जो लेंथ है वो 4 मीटर है। एक बोट है, बोट का मास 40 kg है और जो बोट की लेंथ है वो 4 मीटर दी गई है मेरे को, ठीक है। इस पे क्या है कि दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, दो ह्यूमन बींग्स खड़े हुए हैं, दो मैन खड़े हुए हैं, अब वुमेन मान लो, मैन मान लो, दो मैन खड़े हुए हैं। एक जो इस साइड पर खड़ा हुआ है जिसका मास 50 kg है, वेट चूंकि डाउनवर्ड लगता है, मास डाउनवर्ड इस तरह से मैं लगाया हुआ है, और एक जो 60 kg का है। दोनों एंड पे भी खड़े हुए, दोनों रेस्ट में है, ठीक है। तो हमने क्या, इसको देख के हमने पहले कुछ काम किया। काम क्या किया कि जब सिचुएशन ये दी गई है कि बोट है, बोट रेस्ट में है, आदमी दोनों खड़े हुए हैं, आदमी रेस्ट में है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमने क्या किया कि इस सिचुएशन पे बोट का सेंटर ऑफ, पूरे सिस्टम का बोट प्लस मैन का सेंटर मास हमने ही निकाल दिया, ठीक है। जब सेंटर मास का निकालो तो कैसे निकाला, तो हमने क्या किया, हमने सेंटर मास निकालते समय एक चीज आपके पास बहुत अच्छी बात है कि आप ओरिजिन किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, चूंकि बोट का मास था 40, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पे लगता है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, तो इसका मास 40 kg लग रहा था, हमने इसी को ओरिजिन मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0,0। अगर लेंथ 4 मीटर है तो इधर से इधर कितना 2 मीटर, इधर 2 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा इस वाले एंड के 2,0, इस वाले एंड के होगा -2,0। ठीक है भाई, हमने इन कोऑर्डिनेटों को देख के, वही हमने फॉर्मुला भी सीख रखा है पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। जैसे एक्ससीएम निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। हमने वो फॉर्मुला इसमें एक्ससीएम पर लगाया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम निकाला। एक्ससीएम की वैल्यू जैसे 40 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 इसका, इसी तरह से 60 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2, उसी तरह से 50 मास इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 अपॉन टोटल मास 40 प्लस 50 प्लस 60। एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है 13.2 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है या जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो कितनी है 13.2 सेंटीमीटर, यानी ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से अभी है। जब सिचुएशन ये बोट रेस्ट में है, व्यक्ति दोनों एंड पे खड़े हुए हैं। अब आगे समझे, अब आगे ये बोला गया कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों जो मैन हैं, ये एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मूव करते करते कहां जाते हैं, सेंटर पे, यानी फाइनली ये दोनों व्यक्ति कहां मिलते हैं, एक दूसरे को सेंटर पे आके मिलते हैं। तो मेरे बेटे एक बात ध्यान से देखें, जब ये दोनों व्यक्ति सेंटर पे आके मिलेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, यानी 40 kg जो है ये भी सेंटर पे, ये 50 kg भी सेंटर पे, 60 kg भी सेंटर पे, यानी सारे के सारे मास सेंटर पे जब आ जाएंगे तो सभी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि सेंटर में मीट कर रहे हैं। तो एक्ससीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एक्ससीएम 0 क्यों आ जाएगा, फाइनल एक्ससीएम, इनिशियल एक्ससीएम ये था 13.2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव
प्लस अगर ये है, प्लस का मीनिंग क्या है इसमें, और वैसे भी हमें मालूम है कि भाई हमने थोड़ी देर पहले सीखा हुआ है कि अगर 2 पार्टिकल का सिस्टम है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, तो हैवी मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो हमने क्या बोला, इसमें निकाला तो सेंटर ऑफ मास पूरी पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। हैवी मास अगर मैं देखा है तो साइड में ही है मेरे पास, अगर इधर होता तो साइड आ जाता है। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग का ही है। जब फाइनली पार्टिकल सेंटर पे आके मीट कर जाएंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो 14 into 0 प्लस 16 into 0 प्लस 15 into -0 अपॉन सब कुछ 0 अपॉन कुछ भी 0, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का, वो 0। अब एक चीज समझे, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ये, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट ये। मैं जानता हूं इसका एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे कि मेरे पास सिचुएशन ये कि पहले आदमी एंडों पे खड़े हुए थे, बोट ये थी पानी में थी, जब ये पार्टिकल से दोनों मास, दोनों ह्यूमन बींग सेंटर पे आके मिलते हैं तो बोट को कितना डिस्प्लेस होना पड़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट कैलकुलेट करिए। तो एक चीज समझे, जब इनिशियल निकाल दिया, फाइनल निकाल दिया, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब क्या कि वेलोसिटी, जो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास अगर 0 तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0, तो डिस्प्लेसमेंट बोर्ड को कितना करना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 मेरे को रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रखना है, तो मेरे बोर्ड को डिस्प्लेस कितना करना पड़ेगा, यानी 13.2 सेंटीमीटर बोर्ड डिस्प्लेस होके आ जाएगी। कितनी डिस्प्लेस हो जाएगी भाई साहब, 13.2 सेंटीमीटर बोर्ड को डिस्प्लेस हो जाना पड़ेगा। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, हम उस क्वेश्चन को सुनना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये बोला गया कि मान के चलो मेरे पास 2 पार्टिकल थे, ठीक है, 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसका मास 10 kg था, दूसरा पार्टिकल जिसका मास 30 kg था। इन दोनों पार्टिकलों को मैंने वर्टिकल लाइन पे प्लेस कर दिया, यानी वाई एक्सिस पे प्लेस कर दिया। उनके बीच में कितना गैप था हमें गिवन नहीं है, ठीक है। उन दोनों पार्टिकल को मैंने वर्टिकल लाइन पे प्लेस कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब क्या बोला कि अगर मैं इस 10 kg वाले पार्टिकल को 7 सेंटीमीटर ऊपर रेज कर दूं, सुनना ध्यान से, इस 10 kg वाले पार्टिकल को अगर मैं 7 सेंटीमीटर ऊपर रेज कर दूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 7 सेंटीमीटर में ऊपर की तरफ दे दूं अगर इस पार्टिकल को, तो 30 kg वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई एक्सिस पे या वर्टिकल लाइन पे, ये मेरे को बताना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या किया इसमें, और ये बोला गया कि उन दोनों का जो पोजीशन, एक सेकंड में आप क्वेश्चन बता दे रहा हूं, कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा अगर दोनों के बीच में इफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन वर्टिकल लाइन पर रख दिए। इफ 10 kg पार्टिकल इज रेज्ड बाय 7 सेंटीमीटर, अगर 10 kg वाले पार्टिकल को 7 सेंटीमीटर में मैंने रेज कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 kg, 30 kg वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास इज रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, इस तरह से कि जो सेंटर ऑफ मास है 1 सेंटीमीटर रेज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट 7 सेंटीमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट को बताना है कि सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल जिस लोकेशन पे थे उस लोकेशन पे और 7 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो जाए, वाइड डिस्प्लेसमेंट इसमें आ जाए, तो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 1 सेंटीमीटर हो, तो कैलकुलेशन कैसे है, यानी आपको डेल्टा वाई सी एम मेरे को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहली बार, उसका अलग क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, वो डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी देखो डेल्टा वाई सी एम का मीनिंग क्या होगा, यानी वाई सी एम फाइनल माइनस वाई सी एम इनिशियल। एक तरीका तो ये मैं ऐसे निकाल दूं कि फाइनल वैल्यू मानू, इनिशियल वैल्यू को एक्स वाई मानू, उसके बाद फाइनल कैलकुलेट करूं। दूसरा सिंपल तरीका ये है कि डेल्टा वाईसीएम 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट वाईसीएम का फॉर्मूला लिख के डेल्टा वाईसीएम के लिखो ना। जैसे एक्ससीएम क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2, तो वाईसीएम m1 y1 प्लस m2 y2 अपन m1 प्लस m2, तो डेल्टा वाईसीएम क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2। ये y1 इसलिए ले रहा हूँ, y एक्सिस बैक्स होता तो डेल्टा x1 डेल्टा x2 ले लेते, तो m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 पर m1 प्लस m2। अब एक चीज देखें, तो 30 kg के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने y मान लिया जो डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस 10 kg का कितना दे रहा है वो 7 सेंटीमीटर इनिशियल पोजीशन से, अपॉन
दोनों का मास ऐड कर दिया, फिर सॉल्व किया तो y जो डिस्प्लेसमेंट आया यानी 30 kg जो डिस्प्लेसमेंट आया -1 सेंटीमीटर आया। -1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जे कैप पॉजिटिव तो जे कैप नीचे। ये डिस्प्लेसमेंट आपके इस पार्टिकल का आया। ये तब आया जब आपका दोनों के बीच में ये 7 सेंटीमीटर पर शिफ्ट किया, ये अगर -1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास 1 सेंटीमीटर मेंटेन बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ बेटा, अगला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से समझें। अगला न्यूमेरिकल ये है, सुनना ध्यान से। मेरे को क्या किया, XY प्लेन में, ये X एक्सिस Y एक्सिस XY प्लेन में मेरे को स्क्वायर दे दिया। मेरे को क्या बोला, एक स्क्वायर बोला। एक स्क्वायर जिसकी साइड L है, स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं, उनके कोऑर्डिनेट बोल दिए गए मेरे को। भाई अगर साइड L है तो कोऑर्डिनेट वैसे भी बता सकते हैं। तो भाई ये मेरे पास एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड मेरे पास L है, उनके मास, उसके हर एज पे मास रख दिया, यानी हर वर्टेक्स पे मास प्लेस कर दिया। क्या, इस पे m, इस पे 2m, इस पे 3m, इस पे 4m। और मेरे से बोला कि मेरे को इस पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए, यानी XCM और YCM की मेरे को वैल्यू बताइए। ये मेरे से बोला गया। तो पहली स्टेप क्या किया जाए कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन सुने कि कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में। पहली बात, सेंटर ऑफ मास अगर मेरे को डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, यानी अलग अलग पार्टिकलों का सिस्टम दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को निकाला जाता है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 मान लिए जाते हैं, यानी ओरिजिन उसी को मान लिया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा इजी करने के लिए, आप अगर नहीं मानेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट या जिस मास के अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है पूरे सिस्टम का, उस वाले को आप ओरिजिन मान लीजिए, यानी उसके कोऑर्डिनेट को 0,0 मान लीजिए। उसके बाद उससे सारी डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, जैसे कोऑर्डिनेट हमने इसके लिए ओरिजिन मान के सारे कोऑर्डिनेट मेजर कर लिए। फिर कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मुला लगाइए, जैसे XCM का फॉर्मुला m1x1 + m2x2 + m3 x3 -- अपॉन m1 + m2 + m3 एंड सो ऑन। ऐसी YCM का फॉर्मुला। तो क्या किया हमने, इसके कोऑर्डिनेट थे, जैसे उसने बोला कि m मास के रिस्पेक्ट में मेरे को सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का बताना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना है तो उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो l,0, y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है, नहीं डिस्टेंस अगर l है तो 0,l, और उसका कोऑर्डिनेट l,l। ठीक है भाई, अब क्या किया गया, फॉर्मूला लगा दिया। XCM क्या हो जाएगा मेरे पास कि भाई m into x1 m1 x1, तो m into x कोऑर्डिनेट 0, 2m x कोऑर्डिनेट l, 3m into x कोऑर्डिनेट l, 4m into x कोऑर्डिनेट 0 अपॉन टोटल मास, यानी m + 2m + 3m + 4m यानी 10m। तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली YCM की इस तरह से ये वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आती है बेटा। अगर ये XCM YCM अगर आ गया तो इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो, यानी RCM, यानी फाइनली अगर लिखना चाहो तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, l/2, और y कोऑर्डिनेट कितनी आ रही है, 7l/10। इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। सो इट इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, मेरे को ये बोला गया कि दो पार्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, जिनका मास m1 m2 है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में थे, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्टिव यानी आपस में अट्रैक्शन की वजह से, यानी एक्सटर्नल हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज करने के लिए चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो देखें इसमें कि म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव करना चालू कर गए, दोनों पार्टिकल मूव करने लगे एक दूसरे की तरफ v1 v2 स्पीड से। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपसे पूछी गई। एक चीज समझे, इसमें एक चीज बोली गई कि इनिशियली अगर रेस्ट में थे, तो इनिशियली रेस्ट में थे, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की, वो कैसी है, 0। चलो पहला कंक्लूजन कि सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। दूसरी बात, म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है। म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास क्या है, 0। म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्टिव हो तो भाई म्यूचुअल यानी आपस में इंटरनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब क्या है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या समझे, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब P1 और P2 आपस में बराबर है। अरे P1 P2 बराबर है, मोमेंटम कांस्टेंट है दोनों का, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, P1 P2 यानी m1 v1 = m2 v2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन से इस कॉन्सेप्ट से म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 तो मोमेंटम कांस्टेंट, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। ठीक है, अब एक आंसर तो हमारा यहीं से आ गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है
तो मोमेंटम कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो स्टार्टिंग की अगर वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल 0 होनी चाहिए। लेकिन चलो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो मोमेंटम कांस्टेंट यानी m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास फाइनल निकालूंगा तो वो क्या आएगा m1 v1। इस मान लो ये राइट डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानता हूँ क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी को लेफ्ट को नेगेटिव मानना पड़ेगा मेरे को। m1 v1 प्लस और m2 ये माइनस v2। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है या मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन m1 प्लस m2। ये काम कर दिया। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखें कि ये स्टेटमेंट में अगर इसको देखूं तो देखो एक्शन फॉर 0 की वजह से ये दोनों बराबर है। अगर ये मेरे बेटे दोनों बराबर है तो ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या दे देंगे? 0। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि वेलोसिटी सेंटर मास है वो कैसी है? 0। तो इससे आप एक चीज देखो ये स्टार्टिंग में भी 0 थी और बाद में भी 0 है। यानी एक्शनल फोर्स 0 होने की वजह से वेलोसिटी सेंटर मास कैसी रहती है? कांस्टेंट। ये हमने मैथमेटिकली पहले स्टेटमेंट देखा और इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर लिया इस तरह से। आगे बढ़े बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो यानी इसमें हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लेकर स्टेटमेंट को क्वेश्चन को देखा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया? एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। देखो पहली चीज समझे, रॉड दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी जिसका मतलब जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट डेंसिटी इसका मतलब कि मेरे पास 5 अगर मान चलो 10 सेंटीमीटर की रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का सिचुएटेड होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या करेंगे उसमें मेरे से बस इसी बात को लेके यूनिफॉर्म जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या करना होगा कि सबसे पहले हम छोटू एलिमेंट मानेंगे यानी डिफरेंशियल एलिमेंट मानेंगे। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे जाके वाई डिस्टेंस पे जाके डिफरेंशियल एलिमेंट से छोटू एलिमेंट भी बोलते हैं मान लेंगे। उस एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे और टोटल के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करें इसमें कि एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड थी जिसकी लेंथ l थी, लीनियर मास डेंसिटी जिसकी मेरे को लैम्डा इक्वल्स टू m0 बाय l स्क्वायर l प्लस x यानी x यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मेरे को डेंसिटी दे दी गई। x यानी डिस्प्लेसमेंट किसी एक एंड से है तो xcm मेरे को निकालना है यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे को कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाए? अगर ये मेरे पास रॉड है तो सबसे पहले क्या करो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है xy प्लेन में पुट कर दो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मान के चलो ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास मेरे बेटे ये y एक्सिस। ठीक है, रॉड एक्स एक्सिस पर रखी हुई है। तो अगर एक्स एक्सिस पर रखी हुई है तो इसके इस कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया 0,0। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास l और इस वाले एंड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा l, 0 होगी लंबाई l, एक्स एक्सिस पर रखी तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले ये बोला गया क्या करें इसमें कि मेरे को अगर इसके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो हम ये बहुत अच्छी तरह से भली बात जानते हैं कि एक्ससीएम किसी भी कंटीन्यूअस सिस्टम के इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर निकाले हैं तो क्या होता है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। इस तरह से निकालेंगे यानी हमें डीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डीएम का मीनिंग क्या है? इसमें डीएम का मीनिंग क्या है भाई साहब? डीएम का मीनिंग छोटू एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट कहां से लेके कहां तक? एक्स एक्सिस पर 0 से लेके l तक। तो लिमिट क्या लगाएंगे? 0 से लेके l और 0 से लेके l। अब मेरा मेन मोटिव क्या हुआ? मेरे को पहले डीएम कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाए इसमें तो ध्यान से समझे। हमने क्या किया कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे गए, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट मान लिया। ठीक है, ये एलिमेंट हमने मान लिया। इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है? dx। ये मेरे पास एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट की थिकनेस मेरे पास क्या है? dx थिकनेस का मैंने ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका मास मैंने क्या माना कि ये जो है इसका जो मास है मेरे बेटे वो है dm। छोटू एलिमेंट इसको मान लिया, इसका मास है मेरे पास dm। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस में जाके dx थिकनेस का dm मास का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो dm अगर निकालें इसका मास तो क्या होगा? आप मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था टोटल क्वांटिटी अपॉन डिपेंडेंसी ऑफ टोटल क्वांटिटी टू पैरामीटर ऑफ वॉल्यूम। जैसे उसमें स्फीयर था, इस पे 3D फिगर है तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है मास। 1D फिगर का मास उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, 2D का मास उसके एरिया पे डिपेंड करता है, 3D का उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो रॉड एक 1D फिगर है, 1 डायमेंशनल फिगर है तो इसका मास उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी टोटल मास इसका कितना दिया हुआ है मेरे को मान के चलो, अगर इस रॉड का टोटल मास है m तो टोटल क्वांटिटी अपॉन डिपेंडेंसी ऑफ टोटल क्वांटिटी यानी लेंथ पे डिपेंड करेगा और पैरामीटर ऑफ वैल्यूएशन से मल्टीप्लाई यानी कितने के लिए निकालना है? तो dx थिकनेस के लिए निकालना है। तो ये मेरे पास dm की वैल्यू आ गई m अपॉन l इंटू dx। अब क्या करें? dm की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ध्यान से देखें m अपॉन l का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ को तो बोलते हैं मास डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी यानी m अपॉन l अगर मैं देखूं तो m अपॉन l की वैल्यू मेरे को दी गई है लैम्डा। यानी dm की जो वैल्यू आ गई मेरे बेटे, dm की वैल्यू कितनी आ गई? इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू dx। dm को मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इंटू dx, क्योंकि m अपॉन l का मतलब होता है लैम्डा।
तो इस लैम्डा की वैल्यू ये है, मैं इसको उठा के टीएम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो एक्सीएम की जो वैल्यू है, एक्सीएम कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स और डीएम की जगह लिख दूंगा मैं लैम्डा इंटू डीएक्स अपॉन, और इंटीग्रेशन डीएम की जगह लिख दूंगा लैम्डा इंटू डीएक्स, 0 से लेके एल तक और 0 से लेके एल तक। लैम्डा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू ये दी गई है, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, आई होप सो आपको इंटीग्रेशन आता ही वाला, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्सीएम की जो वैल्यू आ जाएगी यानी फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5L/9। एक्सीएम की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे को कितनी आ जाएगी 5L/9। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन वाले मेरे वीडियो को देख लें एक बार, इंटीग्रेशन का वीडियो भी आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचसीएफ में क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये बोला गया एक कार्ट है जिसका मास m है, ध्यान से देखो एक कार्ट है मेरे पास, कार्ट यानी बैलगाड़ी मान लो, कुछ मान लो, कार जैसा मान लो, उस कार्ट का मास कैपिटल M है, ठीक है, वो अभी रेस्ट में है। रेस्ट में इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 0, और इस कार्ट के अंदर जो भी रेस्ट में है, इस कार्ट के अंदर एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से टंगा हुआ बॉब टंगा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। इस कार्ट में स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट जहां ये बॉब टंगा हुआ है उस रस्सी से लेके और स्लॉट के बीच में जो गैप है वो L है। इसका मतलब अगर बॉब टूटता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, यहां से लेके यहां तक L डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। और अगर इसकी स्पीड भी पूछ लोगे बॉब की स्पीड क्या रही होगी, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉब ने L, और स्पीड अगर निकालनी हो बाई चांस मेरे को तो L/T कर दोगे तो ये स्पीड आ जाएगी मेरे पास। चलो तो क्वेश्चन ये बोलता है कि मेरे पास एक कार्ट है जिसका मास कैपिटल M है, जो कि अभी रेस्ट में है, इसके अंदर एक बॉब टंगा हुआ है जिसका मास M है, स्ट्रिंग से बना हुआ बॉब है। अचानक बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाए हुए, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाए हुए बॉब अपने आप टूट जाए। टूटने के बाद ये धीरे धीरे इस स्लॉट में आके गिर जाए, ये जो स्लॉट बना हुआ है यानी एक थोड़ी कैविटी बनी हुई उसमें आके गिर जाए। गिरने के बाद यह रेस्ट में आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग में ये भी, स्टार्टिंग में पूरा सिस्टम रेस्ट में था, फाइनली बॉब गिरा, गिरने के बाद फाइनली रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने के बाद अब आपसे ये पूछा कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट, कार्ट का डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताना है। कार्ट का डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, पहली चीज अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास मेरे पास 0 है क्योंकि रेस्ट में, फाइनली भी 0 है। लेकिन जब ये बॉब गिरा तो गिरने से जो सेंटर ऑफ मास में थोड़ी समय के लिए जो चेंज आया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट जिस वजह से कार्ट करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा। हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है या मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो पहले तो देखें मोमेंटम किसमें, नेट मोमेंटम, यानी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, किसी भी सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होता है वो नेट मोमेंटम पी नेट इक्वल टू इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर। तो नेट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम इक्वल टू, इसमें बॉब, एक तो बॉब का मोमेंटम, दूसरा बॉब प्लस कार्ट का मोमेंटम। भाई एक तो बॉब अकेला, दूसरा जो बॉब प्लस कार्ट मिला के जो सिस्टम है इसका, तो जो नेट मोमेंटम अगर देखें तो एक का मास m, छोटे का मास बॉब का स्मॉल m, तो m प्लस m VCM यानी वेलोसिटी सेंटर मास इक्वल्स टू बॉब का जो मोमेंटम है तो मास इसका स्मॉल m और इसकी स्पीड v, तो स्पीड कितनी होगी, L डिस्टेंस कवर की t टाइम में अगर तो L/T प्लस हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है कार्ट का, तो बॉब प्लस कार्ट निकालेंगे तो मास बॉब कार्ट का प्लस बॉब का मास, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, हमने माना x डिस्प्लेस कर गया कार्ट, तो x अपॉन टाइम t करा दो, स्पीड आ गया। इसको जब सॉल्व किया तो एक चीज देखा कि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कैसी थी 0, पॉसिबल क्वेश्चन लगा बेटा। तो इसमें क्या बोला कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कैसी थी 0, तो फाइनल भी क्या आएगा 0, सबको रेस्ट में आना है तो ये 0। जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -ml अपॉन m प्लस स्मॉल m। इसका मतलब मैं क्या समझू, इसका मतलब मेरे को समझ में आना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट कार्ट ने किया वो डिस्प्लेसमेंट कितना किया -ml अपॉन m प्लस m, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। बेटा आगे बढ़े क्या, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो, ये समझ में आई बात। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लॉजिकली अगर देखें तो क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल मेरे को दिया हुआ है, एक ट्राइंगल मेरे को दिया हुआ है, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है बेटा, जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और बोला क्या गया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड जो है वो ए है, 1 kg प्लेस कर दिया इस वाले एंड इस वाले पे 2 kg प्लेस कर दिया, इस वाले वर्टेक्स पे 3 kg प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपसे बोला कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताइए मेरे को, यानी एक्सीएम बताइए वाईसीएम बताइए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे दूं, वैसे आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगली बार। अगला क्वेश्चन एक चीज देखें, ये क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क के लिए, एक बार आप ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन,
ये बोला गया नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म शब्द से आपको समझ में आ जाना चाहिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं होगा, आपको डिफरेंशियल एलिमेंट लेके कैलकुलेट करना होगा। तो क्या बोला गया, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसके लेंथ एल है, मास जिसका एम रहेगा और लीनियर डेंसिटी जो है वो लैम्डा इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है। मेरे को एक्सीएम यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपको बताने, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उस रॉड के लिए बतानी है, एक्सीएम बताना है। एक्स क्या है, किसी एक एंड से उसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो आज के इस पूरे सिनेरियो में, आज के इस लेक्चर में जो भी डे 1 आपका था, ये मेरा जो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है जो जेईई मेंस और नीट के लिए काम का है, मैंने कंप्लीट किया। ठीक है बेटा। अब मेरा आपसे एक चीज ये कहना है, पहली चीज तो ये बताइए कि भाई इन दोनों होमवर्क में जो क्वेश्चन मैंने आपको जिसको सॉल्व करिए, अगले दिन से अगर देखा जाए तो अगला चैप्टर देखेंगे क्रैश कोर्स में, ऐसे आपको दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसके टेस्ट पेपर और इसके मटेरियल को भी आप डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए बेटा। सो आज का हमारा जो डे 1 का सेंटर ऑफ मास को पढ़ाने का पूरा जो था वो कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी डाउट को सॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू बच्चों, आगे बातें अगली वीडियो में।